ओके। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? क्या आप सभी मुझे सुन सकते हो या नहीं? आई होप एंड आई विश आप सभी मुझे सुन सकते होगे। आई विश एंड आई होप आप सभी मेरी आवाज को सुन सकते होगे, समझ सकते होगे, जान सकते होगे, पहचान सकते होगे। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको पता है, ये जो सीरीज है क्लास 9 के धुरंधरों के लिए है। ये जो सीरीज है क्लास 9 के रत्नों के लिए है। ये जो सीरीज है ये क्लास 9 के बच्चों के लिए है, जिसमें हम आप सभी के लिए वन शॉट लेकर आ रहे हैं। थोड़ा चश्मा लगा लूं यार, स्वैग दिख जाएगा, स्वैग। ठीक है, हम आपको वन शॉट ला कर देते हैं। ठीक है, वन शॉट। आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण नाम के चैप्टर का। ये बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि साइंस जैसे सब्जेक्ट को धुरंधर टीचर्स, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी केमिस्ट्री बायो है ना, धुरंधर टीचर्स मिलकर पढ़ाते हैं। बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट को बहुत ही धुरंधर टीचर आपको पढ़ाते हैं। इंग्लिश धुरंधर, मतलब बहुत गर्व की बात है कि क्लास 9th में ही अगर आपका बेस अच्छा हो जाएगा तो क्लास 10th में तो मजे ही मजे, मजे ही मजे और मजे ही मजे। क्लास 10th जो है ना, क्लास 9th जो होती है ना, क्लास 10th की तैयारी की सीढ़ी होती है। और क्लास 10th तो आप जानते ही हो, वो तो जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जिस पड़ाव पर आपको कभी ना कभी चलना ही है, जिस पड़ाव को कभी ना कभी आपको पार करना ही है। अगर आपने नहीं किया तो गड़बड़ तो हो जाएगी, दिक्कत तो हो जाएगी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश आप सभी मस्त होगे, कूल होगे, मचारे होगे, मचारे होगे और मचारे होगे। आज मैं आकाश रावण आप सभी के सामने पढ़ाऊंगा एक बहुत ही प्यारा चैप्टर। चैप्टर का नाम कुछ और नहीं, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण। छोटा चैप्टर है, अराउंड 50 मिनट के आसपास खत्म हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वन शॉट कर रहे हैं, है ना, तो 50 मिनट के आसपास पूरे चैप्टर को हम खत्म करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, गुरुत्वाकर्षण एक ऐसा फिनोमिना है जिसके कारण हमारा जीवन संभव हो पाया है। अगर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो हमारा जीवन संभव नहीं हो पाता। हम शायद जी भी नहीं पाते, हम शायद चल भी नहीं पाते, हम शायद भाग भी नहीं पाते, हम शायद दौड़ भी नहीं पाते। बिना गुरुत्वाकर्षण के लाइफ संभव ही नहीं हो पाती है। बिना गुरुत्वाकर्षण के लाइफ पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक मिनट बच्चा, मैंने गलती से लाइट ऑफ कर दी, तो मैं जरा अपनी गलती को सुधार कर लाइट को ऑन भी कर लूं। ओके, लाइट्स आर ऑन नाउ, है ना। ओके, आई होप। तो बच्चा देखो, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आप अभी बैठे हुए, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही आप अभी खड़े हुए, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हमारा जीवन संभव हो पाया। गुरुत्वाकर्षण है तो सब कुछ है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण है तो सब कुछ है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे न्यारे बच्चे, मतलब सोचिए, पृथ्वी की ऐसी स्थितियां हैं, पृथ्वी के ऐसे रूप है कि जिसके कारण जीवन संभव हुआ, और उन महत्वपूर्ण स्थितियों और रूप में से एक है हमारा गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, एक क्या है बच्चा? हमारा गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए, अगर हम गुरुत्वाकर्षण शब्द की बात करते हैं तो आपके मन में वही आता है कि कोई भी वस्तु गिर रही होगी जो पृथ्वी की ओर आकर्षित हो रही होगी, उसे ही गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। बिल्कुल सत्य है। ठीक है, पृथ्वी के पास हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है और इस गुण को ही कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण की खोज बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन न्यूटन सर ने एक नियम दिया जिसे कहा जाता है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। इस नियम के अंतर्गत आप बच्चा गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद न्यूटन का गति का तृतीय नियम और गुरुत्वाकर्षण के नियम के संबंध में बारे में पढ़ेंगे हम। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व, गुरुत्वीय त्वरण और बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। ये छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन करिए बच्चा, है ना। इस पर वक्त वक्त पर जरूरी अपडेट्स आते रहते हैं, तो आप प्लीज इसे ज्वाइन करिए, आइए। ठीक है, मचाएंगे मचाएंगे मचाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? मैं फिर से कह रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सबसे जरूरी सवाल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? एक बात, पृथ्वी जो है ना, हर उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है जिसके पास द्रव्यमान है। मेरे पास द्रव्यमान है ना, तो पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करेगी। अच्छा, वैसे तो गुरुत्वाकर्षण म्यूचुअल होता है, मैं भी पृथ्वी को आकर्षित करता हूं, पृथ्वी भी मुझे आकर्षित करती है, लेकिन पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत विराट है। इतना बड़ा आकार होने के कारण उसके गुरुत्वाकर्षण का मान भी बहुत अधिक होता है। तो पृथ्वी जो होती है ना, हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है जिसके पास द्रव्यमान है, और इस गुण को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। पेन फेंकूंगा ना, कहां जाएगा? नीचे की ओर। ऊपर की छत से मैं कूदूंगा ना, तो कहां आऊंगा मैं? पृथ्वी की ओर। और यही नहीं, अगर मैं एरोप्लेन से कूद जाऊंगा
तो जाऊंगा कहां? नीचे। जाऊंगा नीचे, पहुंच जाऊंगा ऊपर, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो देखिए गुरुत्वाकर्षण है क्या? तो पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचता है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के केंद्र की ओर ले जाना चाहता है। गुरुत्वाकर्षण हमें, आपको, हम सभी को पृथ्वी के केंद्र की ओर ले जाने की कोशिश करता है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे न्यारे बच्चे, मेरे भोले बच्चे, मेरे क्यूट बच्चे, इस बात का ध्यान रखना, गुरुत्वाकर्षण के बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो वह बल जो किसी भी वस्तु को धरती के केंद्र की ओर खींचता है उसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण। अगर आप किसी भी पत्थर को फेंकोगे ना, वो पत्थर कहां आएगा? नीचे की ओर आएगा। अगर आप किसी पत्थर को छोड़ोगे ना, वह पत्थर कहां आएगा? नीचे की ओर आएगा। और यही कहलाता है गुरुत्वाकर्षण। अगर हम किसी भी व्यक्ति को धक्का देते हैं, यहां पर एक पत्थर लिखा है, ठीक है हम तो व्यक्ति को बोलते हैं। अगर आप किसी भी व्यक्ति को धक्का देते हो तो वह व्यक्ति कहां गिरता है? पृथ्वी की ओर। अगर पृथ्वी की ओर गहराई में भेजना चाहते हो तो केंद्र की ओर भेजेगा। क्या दिक्कत है? परेशानी कहां आ रही है? दिक्कत कहां आ रही है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बारे में हमने ये बातें सीखी। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की खोज बहुत पहले हो चुकी थी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? बहुत पहले हो चुकी थी। लेकिन आपको एक बात और बताना चाहता हूं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की खोज हमारे लिए बहुत पहले हो गई है, लेकिन न्यूटन सर का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि न्यूटन सर ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के लिए गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकाला। ठीक है, उन्होंने एक सूत्र दिया जिसकी सहायता से हम दो द्रव्यमान पिंडों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान निकाल सकते हैं। और यहीं पर न्यूटन सर का महत्व बहुत बढ़ जाता है। आप कल्पना, एक कहानी आपने सुनी होगी कि भाई एक व्यक्ति है ना, पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, अचानक से उसके सर पर सेब गिरा और सेब गिरते गिरते उसने गुरुत्वाकर्षण की खोज की क्योंकि गुरुत्वाकर्षण ऑलरेडी इस दुनिया में प्रेजेंट था, इस दुनिया में प्रेजेंट है। और जब तक ये ब्रह्मांड है, जब तक ये संसार है, जब तक आकाशगंगा, तब तक गुरुत्वाकर्षण रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान भी रहेगा, है ना। तो देखिए मान लीजिए दो पिंड हैं जिनमें से पहले का द्रव्यमान m1 है। ठीक है, याद रखना, मान लीजिए एक पिंड है, इसका द्रव्यमान m1 है, और दूसरा पिंड है, इसका द्रव्यमान m2 है। ठीक है, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, और दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, मान लीजिए दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। ठीक है, तो न्यूटन सर के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार इन दोनों पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल समानुपाती होगा दोनों के गुणनफल के। ठीक है, यदि m1 का मान बढ़ा होगा ना, m1 मतलब पहले पिंड का द्रव्यमान, तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ेगा। यदि आप m2 का मान बढ़ाओगे ना, मतलब दूसरे पिंड का द्रव्यमान, तो गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ेगा। ठीक है, इसके अलावा यही बल दोनों पिंड के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि आप दूरी को बढ़ाते हो तो बल दुगना कम हो जाता है। कल्पना करिए, आपने दूरी को बढ़ाकर दुगना कर दिया तो बल 4 गुना कम हो जाएगा। अगर आपने दूरी को बढ़ाकर तिगुना कर दिया तो बल 9 गुना कम हो जाएगा। अगर आपने दूरी को बढ़ाकर चुगना कर दिया तो बल 16 गुना कम हो जाएगा, वर्ग गुना कम हो जाता है। इसी कारण से यहां पर वर्ग लगता है। ठीक है, अब मैं इन दोनों समीकरण को मिलाकर लिख दूं तो F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। ठीक है, F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर हमने यहां पर एक नियतांक लगाया जिसको कहा जाता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, क्या कहा जाता है बच्चा इसे? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और यह विश्व में हर जगह वैलिड होता है। ठीक है, यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियतांक होता है ना, विश्व में हर जगह, विश्व क्या मतलब ब्रह्मांड में हर जगह वैलिड होता है। विश्व तो हम पृथ्वी तक ही रह जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस बल के नियम, इस बल के अनुसार दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल दोनों के गुणनफल, दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए न्यूटन सर ने करा क्या कि गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र आपको दे दिया। और सूत्र क्या है बच्चा? आपको यह सूत्र जीवन भर याद रखना है। सूत्र क्या है? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यही आपका सूत्र है और इस सूत्र को आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब जहां पर जी क्या है? जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। यहां पर जी क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। और इसका मान हर जगह पर विश्व में समान है। और देखिए इसका मान हेनरी कैवेंडिश सर ने निकाला था, है ना। इसका मान हेनरी कैवेंडिश सर ने निकाला था, जी इज इक्वल टू 6.67 है ना इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। हेनरी कैवेंडिश सर ने इसका मान कैसे निकाला तो उसके बारे में ये बताता हूं। उन्होंने सबसे पहले तो निर्वात बनाया, वैक्यूम बनाया। ठीक है, वैक्यूम मतलब जहां पर वायु व्यवस्थित ना हो। ठीक है, उस वैक्यूम में दो 1-1 किलो के पिंड रख दिए और उनके बीच की दूरी थी 1 मीटर। माफ कीजिएगा, 1 किलोमीटर में तो एक दूसरे को बलि नहीं लगाएंगे। ठीक है, हाँ, तो दो 1-1 किलो के पिंड है, उनके बीच की दूरी है 1 मीटर।
उनके बीच लगने वाले बल को ही कहा गया न्यूटन, उनके बीच लगने वाले बल को ही कहा गया सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, और इस बल का मान कितना था 6.67 इंटू 10⁻11। मेरे बच्चे याद रखना, ये एक स्थिरांक है, ये फिक्स है, इसे माध्यम की प्रकृति या तापमान या अन्य चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आकार से भी कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, मतलब आकार शेप की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, द्रव्यमान पर जरूर डिपेंड करता है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान पता चलने के बाद हम आज इस यूनिवर्स में किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य बल का मान निकाल सकते हैं। और एक छोटी सी बात, क्योंकि हमने बल निकाला है तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन और न्यूटन। ठीक है, हमने बल निकाला है ना, तो बल का मात्रक वन एंड ओनली न्यूटन, न्यूटन एंड न्यूटन। आई होप आपको यहां तक की सारी बातें क्लियर है। ठीक है, अब देखिए, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार मेरे बच्चे याद रखना है ना, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत अभिक्रिया होती है। मान लीजिए, है ना मेरे बच्चे, आप इस सतह पर किसी व्यक्ति को खड़ा हुआ पाते हैं। मान लीजिए ये रही सतह और इस सतह पर ये व्यक्ति ऐसे यहां पर खड़ा हुआ है। ठीक है, आप देखिए इस व्यक्ति का भार होगा, ठीक है ना, और ये भार किसके कारण होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण इसके भार को कहां ले जा रहा होगा बच्चा, नीचे की ओर। ठीक है, और इस भार के विपरीत आपको मिलेगी प्रतिक्रिया, जो कहां मिलेगी बच्चा, ऊपर की ओर। प्रतिक्रिया मतलब नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल है ना, मतलब यहां पर नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा है, इसलिए हमने नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि परपेंडिकुलर मिलती है। तो बच्चा देखो, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार आप इसे जोड़ सकते हो, आप इसे एक दूसरे से जोड़ सकते हो। अब देखिए, न्यूटन के सार्वत्रिक नियम का जीवन में बहुत 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 आवश्यक महत्व है। अगर आपने इस नियम में कुछ भी पॉइंट मिस करा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, जैसे हम अगर गुरुत्वाकर्षण बल को ना माने, अगर हम ऐसा मान लें कि गुरुत्वाकर्षण बल होता ही नहीं है, तो गड़बड़ शुरू हो जाएगी। अब देखिए, हमें पृथ्वी पर बांधा कौन है, गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, क्यों, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति किसके कारण है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा आता है, किसके कारण आता है, गुरुत्वाकर्षण। आपको एक ज्वार भाटा की बात बताता हूं। कुछ दिनों पहले मैं समुद्र किनारे गया, ठीक है, तो भाई समुद्र किनारे ऐसा सच में होता है कि कुछ देर तक, मतलब कुछ समय तक, कुछ दिनों तक समुद्र का स्तर बढ़ जाता है और कुछ समय बाद समुद्र का स्तर कम हो जाता है। पता क्यों, क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है ना, हमारे समुद्री पानी को अपनी ओर आकर्षित और प्रतिकर्षित करता है। सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर क्यों लगा रहे हैं, सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, इनका कारण वन एंड ओनली ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, अब देखिए, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा अपने अक्ष को छोड़कर क्यों नहीं जा रहा, इसका कारण गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। याद रखना, हम जमीन पर क्यों खड़े हुए हैं, हम जमीन पर क्यों रुके हुए हैं, हमें आगे बढ़ने से, हमें ऊपर उठने से कौन रोक रहा है, तो इसका जवाब है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण एंड वन एंड ओनली गुरुत्वाकर्षण। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं, आगे 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 आगे। ठीक है, अब देखिए, गुरुत्वीय त्वरण, आप जब किसी भी वस्तु को मुक्त पतन में छोड़ते हो। अब मुक्त पतन नाम का जो शब्द है ना, इस शब्द के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। कल्पना करिए, आप मुझे किसी बिल्डिंग की ऊंचाई पर ले जाते हो, किसी भी बहुत बड़ी बिल्डिंग की बहुत अधिक ऊंचाई पर ले जाते हो और उस ऊंचाई से मुझे फेंक देते हो नीचे। ठीक है, उस ऊंचाई से मुझे क्या करते हो, फेंक देते हो नीचे। तो मैं नीचे गिरूंगा, पता है, जब मैं नीचे गिर रहा हूंगा ना, तो हवा मुझे ऊपर फेंक रही होगी। ठीक है, क्योंकि हवा ऊपर की ओर अब थ्रस्ट लगा रही होगी, हवा ऊपर की ओर उत्प्लावक बल लगा रही होगी, जिसके कारण मैं नीचे गिर रहा हूं, लेकिन हवा मुझे कहां फेंक रही होगी, ऊपर की ओर। ठीक है, तो यह है प्रतिरोध की उपस्थिति में पतन। लेकिन अगर मुझे हवा भी नहीं रोक रही होगी, तो इस स्थिति में मैं कहूंगा इसे मुक्त पतन। ठीक है, और हम यहां पर पृथ्वी के मुक्त पतन की बात करते हैं। तो जब भी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराया जाता है, मैं फिर से कह रहा हूं, आप मेरे फोन को लीजिए, है ना, इस फोन को बहुत ऊंची बिल्डिंग पर ले जाइए, हिमालय पर्वत से फेंक दीजिए, तो आपको क्या लगता है, ये ऐसे ऐसे उड़ता आएगा, है, आपको ये लगता है कि ऐसे ऐसे उड़ता आएगा? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ऐसे ऐसे उड़ता हुआ नहीं आएगा। ठीक है, इसका जो वेग है ना, प्रति सेकंड बढ़ेगा। ठीक है, मान लीजिए अभी हम थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं इसके साथ। अब पहले मैंने पकड़ा हुआ तो उसका वेग कितना है, 0। मैंने छोड़ दिया, इसका वेग 1 सेकंड बाद 10 हो जाएगा। मैंने छोड़ दिया 2 सेकंड बाद 20 हो जाएगा। मैंने छोड़ दिया 3 सेकंड बाद 30 हो जाएगा। मैंने छोड़ दिया चौथे सेकंड बाद 40, 5वें सेकंड बाद 50, छठे सेकंड बाद 60,
ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो हर सेकंड उसका वेग बढ़ता है। अरे याद करो, वेग का बढ़ना ही तो त्वरण कहलाता है। और ये त्वरण, ये वेग में बढ़ोतरी क्यों हो रही है? तो इस वेग में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, इस वेग में बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार है वन एंड ओनली ग्रेविटेशन। इसी कारण से गुरुत्वाकर्षण के कारण जब किसी वस्तु का मुक्त पतन हो रहा होता है तो मुक्त पतन होने के दौरान यदि उस वस्तु का वेग बढ़ता है, ठीक है, यदि उस वस्तु का वेग बढ़ता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे मुक्त पतन कहा जाता है, इसे गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। बड़ी सिंपल सी बात। और जब अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण पतन होने के समय उसका वेग बढ़ेगा ही बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। अब देखिए, मैंने थोड़ी सी चीटिंग करी थी, मैं आपको बताता हूं कि जब भी कोई मुक्त पतन करती हुई वस्तु, हर सेकंड उसके वेग में कितनी बढ़ोतरी हो जाती है बच्चा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कितनी हो जाती है? 9.8 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड उसके वेग में 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का वेग में बढ़ोतरी हो जाती है और यह प्राकृतिक है। ठीक है, हम थोड़ी सी चीटिंग कर इसके मान को लगभग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पुट कर देते। एक बात और, ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, है ना, जी का जो मान है कैपिटल जी पर डिपेंड करता है, पृथ्वी के द्रव्यमान पर डिपेंड करता है और त्रिज्या पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये जी का मान जो है ये कांस्टेंट नहीं रहता। मतलब हम समुद्री सतह पर इसका मान 9.8 ले सकते हैं और हमारे को 9.8 ही लेना। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि हम चंदा मामा पे जा रहे हैं तो अलग नहीं। आपको अगर पृथ्वी की बात होगी तो जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही पुट करना है, और कुछ नहीं और कुछ नहीं और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिए, जब भी किसी वस्तु को हम फेंकते हैं, मतलब मुक्त पतन कराते हैं, तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ती है। तो उसके हर सेकंड वेग में जो बढ़ोतरी होती है, और आपको पता है जब जब वेग बढ़ता है तो उसे कहा जाता है गुरुत्वीय त्वरण, और इसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण। ठीक है, ठीक है। अब एक छोटी सी बात है ना, अब एक छोटी सी बात है, मैं आपको बताता हूं। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चैट्स में दीजिएगा कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है। इस क्वेश्चन का आंसर कहां दोगे आप? चैट्स में दोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारी चीजें। अब छोटा सा टॉपिक है, जी व जी में संबंध। अब याद करिए कैपिटल जी क्या होता है? तो कैपिटल जी है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान हमेशा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी होता है। और स्मॉल जी क्या होता है? स्मॉल जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। इसका मान कितना होता है? इसका मान कितना होता है पता तो होना चाहिए। ठीक है ठीक है। अब एक संबंध बताना है हमें, एक ऐसा सूत्र देना है जिसमें कैपिटल जी भी आ जाए और स्मॉल जी भी आ जाए। मतलब कतई आसान डेरिवेशन है, आप मजाक मजाक में कर लोगे। इतना आसान इतना आसान इतना आसान डेरिवेशन है कि आप इसे मजाक मजाक में कर लोगे। मान लीजिए कि दो पिंडों के मध्य बल का मान निकालना। मैं तुम्हें थोड़ी सी मदद कर देता हूं। मान लो ये रही पृथ्वी, ठीक है, इस पृथ्वी की सतह पर कोई एक पिंड रखा हुआ, ठीक है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान हमने मान लिया बड़ा वाला m, और इस पिंड का द्रव्यमान हमने मान लिया छोटा वाला m, और इस पिंड से लेकर पृथ्वी तक के केंद्र तक की जो दूरी है वो कैपिटल आर ली, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण एक केंद्रीय बल है तो हमें केंद्र से केंद्र तक का मान लेना पड़ेगा। कृपया कर याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, आप जानते हो F इज इक्वल टू, है ना, अगर हम न्यूटन के नियम से बल का मान निकालते हैं, ठीक है, कौन से नियम से? न्यूटन के नियम से बल का मान। ठीक है, तो न्यूटन के नियम से बल का मान क्या हो जाएगा? कोई मुझे बताए, न्यूटन के नियम से बल का मान क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू जी m1 m2 बटा आर स्क्वायर। यही होता है ना बल का मान। अब m1 होता है पहला पिंड, यहां तो कैपिटल M है, m2 होता है दूसरा पिंड, यहां तो स्मॉल m है, r होता है त्रिज्या, ठीक है, मतलब दूरी। तो हम m1 की जगह क्या पुट करेंगे? कैपिटल M, m2 की जगह क्या पुट करेंगे? स्मॉल m, और दूरी की जगह क्या पुट करेंगे? आर स्क्वायर। दूरी तो भाई ये जो पहले थी। अब देखिए, आपको याद होगा न्यूटन के नियम हमने पहले पढ़े हुए, ठीक है, न्यूटन के नियम हमने पढ़े थे, और हम यहां पर दूसरे नियम का उपयोग कर रहे हैं, और ये क्या कहता है? F इज इक्वल टू ma। ए क्या होता है? त्वरण। लेकिन यहां पर भी त्वरण है, लेकिन अब त्वरण गुरुत्वाकर्षण के कारण है। त्वरण तो यहां भी है, त्वरण तो यहां से भी नहीं जा रहा, लेकिन अब की बार त्वरण जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण है। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। ठीक है, LHS से LHS इक्वल, है ना। अब हम RHS बराबर कर दें तो mg इज इक्वल टू gmm अपॉन आर स्क्वायर। भैया स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, ये तुम्हारे पास मान आ गया
किसका? गुरुत्वीय त्वरण का। G इज इक्वल टू जी एम बटा आर स्क्वायर। आप कृपया कर इस फॉर्मूला को देखिए, आप कृपया कर इस फॉर्मूला को देखिए। अगर आप इस फॉर्मूला को देखते हो तो इस फॉर्मूला में क्या पिंड का द्रव्यमान है? जवाब है नहीं। ठीक है, तो ये m पर मतलब पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, मतलब अगर पिंड का द्रव्यमान ज्यादा हो, पिंड का द्रव्यमान कम हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिंड का द्रव्यमान अगर ज्यादा भी है तो भी वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से आएगा। पिंड का द्रव्यमान अगर कम भी है तो भी वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से आएगा। तो बच्चा, जब भी कोई वस्तु, जब भी कोई पिंड या फिर जब भी कोई पदार्थ ऊंचाई से गिर रहा होता है, तो भारी हो, मोटा हो, दुबला हो, पतला हो, हल्का हो, डजेंट मैटर, उसके लिए गुरुत्वाकर्षण त्वरण हमेशा नियत रहेगा, नियत रहेगा और नियत रहेगा। याद रखेंगे, जीवा जीव संबंध आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण को कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं। पहला तो ऊंचाई के साथ, दूसरा गहराई के साथ, तीसरा पृथ्वी का घूर्णन और ऊंचाई के साथ। ये तो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब देखो बच्चा, अगर मैं, है ना, अगर मैं पृथ्वी की गहराई के अंदर पहुंच जाऊं तो इस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक बात याद रखना, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, जो कि हमने बोला ना 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, वह अधिकतम मान पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बहुत अधिक होता है। इट इज 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो पृथ्वी की सतह पर बहुत अधिक मान होता है, याद रखना इन सभी बातों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चा। द्रव्यमान व भार में अंतर। बेटे देखो, द्रव्यमान क्या होता है? किसी भी वस्तु को बनाने में जितने पदार्थ की आवश्यकता पड़ी उसे कहा जाता है द्रव्यमान। मैं दोबारा अपने शब्दों को दोहरा रहा हूं। किसी भी वस्तु को बनाने में, किसी भी वस्तु का मतलब निर्माण करने में, किसी वस्तु को एग्जिस्टेंस में लाने में जितने जितने पदार्थ की आवश्यकता पड़ी ना, उसे कहा गया द्रव्यमान। ठीक है, अब देखिए वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा। ठीक है, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान कहा जाता है। अब देखो भार क्या है बच्चा, याद रखना, भार है गुरुत्वीय बल। ठीक है ना बच्चा, भार क्या है बच्चा? भार है गुरुत्वीय बल। ठीक है, और आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, W इज इक्वल टू mg, क्योंकि मैंने बोला कि भार मतलब वेट है क्या? गुरुत्वीय बल, और गुरुत्वीय बल क्या हो गया? mg। अब हमेशा 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 याद रखना, अगर आप द्रव्यमान की बात करते हो तो मात्रक क्या होता है? kg। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक सदैव, आपने एसआई पद्धति पढ़ी हो कि बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? kg। और अगर हम बात करते हैं भार की, तो भार का जो मात्रक होता है ना बच्चा, ठीक है, अगर हम बात करते हैं भार की, तो भार का मात्रक, क्योंकि भार एक प्रकार का बल है, और जब बल है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। हमेशा याद रखना, एक डिफरेंस है किसके बीच में? द्रव्यमान और भार के बीच। द्रव्यमान जो है किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा है, और भार जो है उस द्रव्यमान के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी, सारी बातें क्लियर होंगी और सारी बातें क्लियर होंगी। अब देखिए, द्रव्यमान जो होता है, इसे प्रदर्शित करने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है, इसे ना लेफ्ट की जरूरत है, ना राइट की जरूरत है, ना अप की जरूरत है, ना डाउन की जरूरत है। बस आपने बोल दिया ना 5 किलो, 10 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 1000 किलो, बात खत्म। लेकिन अगर हम बात करते हैं भार, तो मैंने बोला भार एक प्रकार का बल है, और बल तो एक सदिश राशि होती है। तो भार जो है एक सदिश राशि है, जिसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। ठीक है, कहां होती है बच्चा? हम कहां जाना चाहते हैं? हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली पृथ्वी के केंद्र की ओर ही तो जाना चाहते हैं। तो भार है क्या? भार एक सदिश राशि, भार एक प्रकार का बल है, और जब हम बात करते हैं बल की, तो बल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होगी। याद रखिएगा इन सभी बातों को, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, 1 केजी वस्तु का भार कितना होगा? दिमाग लगाना, क्या बोला? 1 केजी वस्तु का भार कितना होगा? भार निकालने का सूत्र पता है तुम्हें? ठीक है, भार निकालने का सूत्र अगर तुम्हें पता है तो तुम सारा काम कर दोगे। ठीक है ना, अगर तुम्हें भार निकालने का सूत्र नहीं पता तो गड़बड़, तो परेशानी। तो आज हम तुमको भार निकालने का सूत्र बताते हैं। ठीक है, W इज इक्वल टू क्या है? mg। ठीक है, W इज इक्वल टू क्या है बच्चा? mg। यदि m का मान है ना,
हमको क्या दिया है 1 kg, तो हमको उस वस्तु पर W का मतलब क्या हो गया F, उस वस्तु का भार, ठीक है, भार निकालना है। भार मतलब क्या निकालना है W। अब W इज इक्वल टू mg, m का मान 1 दिया है, g का मान 9.8 होता है, तो वेट का मान 98 न्यूटन आ गया, सॉरी ठीक है, सॉरी 9.8 न्यूटन आ गया। तो 1 किलोग्राम की वस्तु का भार 9.8 न्यूटन होता है, याद रखिएगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तो उसका भार 9.8 न्यूटन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब 15 किलोग्राम वस्तु का भार, यार ये गलत क्वेश्चन है, इसे इग्नोर करते हैं। ठीक है, गलत क्वेश्चन है, हम इसे, अब हम बढ़ते हैं कुछ बातें प्रकृति से हटकर करने वाली। आपको पता है पृथ्वी जो है ना बहुत ही विचित्र है, पृथ्वी का पूरा ब्रह्मांड पूरा बहुत विचित्र है। आज तक हम मनुष्यों को ब्रह्मांड के सभी राज पता ही नहीं चले। इस यूनिवर्स में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं होने वाला, याद रखना वो सारे राज हमें पता ही नहीं। कहते हैं ना कि ब्रह्मांड ने अपने राज अपने पास रखे, हम उसका एक अंश मात्र जानते हैं। अंश मतलब ब्रह्मांड इतना व्यापक है, इतना विशाल है कि हम उसका एक अंश, हमारा तो पृथ्वी मतलब इतना बड़ा यूनिवर्स है, इस बड़े से यूनिवर्स में पृथ्वी बहुत छोटी है, और इस बहुत छोटी सी पृथ्वी, उस बहुत छोटी सी पृथ्वी का हम तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो यूनिवर्स बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। जब यूनिवर्स इतना बड़ा है तो हम इंसान, हम मनुष्य उस यूनिवर्स का कुछ ही पार्ट जानते हैं, कुछ ही भाग जानते हैं। तो मेरे बच्चे, मेरे न्यारे बच्चे, है ना, अब देखिए हम ये तो जानते हैं कि सारे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, है ना, जितने भी पिंड है ना वो कहां चक्कर लगा रहे हैं बच्चा, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। हाँ, तो मैं आपको बताता हूं, हर एक पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें आपको कोई शंका नहीं होना चाहिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितने भी पिंड है, जितने के पास द्रव्यमान है, उनमें से कुछ खास पिंड जो 9 है, ठीक है, जिन्हें 8 कर दिया गया बाद में बदलकर, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। पहले ऐसा माना जाता था, बहुत पहले, जब हमारा तुम्हारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, अस्तित्व नहीं था, तो ऐसा माना जाता था कि हर एक पिंड पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता। लेकिन विज्ञान डेवलप्ड हुआ, ज्ञान बढ़ा, जानकारी बढ़ी, और अब हमें यह पता है कि हर एक पिंड पृथ्वी के चारों चक्कर नहीं लगाता, हर एक पिंड सूर्य के चारों चक्कर लगाता। और वह पिंड जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं उन्हें कहा जाता है ग्रह। ठीक है, वह पिंड जो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है बच्चे, ग्रह कहा जाता है। और मेरे प्यारे बच्चे, ग्रह जो है ना, है ना, ग्रह जो है ना, जिनमें से एक है पृथ्वी, जिस पर आप और मैं रहते हैं। इस पृथ्वी पर जीवन संभव है, इस पृथ्वी पर जीवन संभव है, तो इस पृथ्वी के बारे में तो हम बातें करते ही हैं। तो इस पृथ्वी में रहने वाले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कैप्लर। उन्होंने सभी ग्रह के मोशन को समझाने के लिए, उन्होंने सभी ग्रह की गति को समझाने के लिए कुछ नियम दिए, जिन्हें कहा गया कैप्लर के ग्रहों की गति से संबंधित नियम। सामान्यतः 3 नियम है, बड़े साधारण से नियम है। अभी आप बहुत छोटे बच्चे हो, क्लास 9th में हो, तो अभी आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दिया है, आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं दिया, सिर्फ आपको इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। अगर आप इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लोगे तो आपका काम वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक एक कर हम तीनों ग्रह के तीनों नियम के बारे में बात करते हैं। पहला नियम कहता है, जैसे कक्षा का नियम भी कहा जाता है, ठीक है ना, पहला नियम जैसे कक्षा का नियम भी कहा जाता है, जो कि किसी भी ग्रह की कक्षा, मतलब जिस ऑर्बिट में ग्रह घूम रहा है ना, उस ऑर्बिट के बारे में बताता है। इसलिए इससे कौन सा नियम, कक्षा का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये रहा सूर्य, ठीक है, मान लीजिए ये रहा सूर्य, सूर्य के चारों ओर कोई भी प्लैनेट चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये कहता है कि कोई भी प्लैनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसका रास्ता गोलाकार नहीं है। हम मानते जरूर इसे गोलाकार है, कि गोल रास्ते पर चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसका रास्ता दीर्घवृत्ताकार है, एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, उसका रास्ता कैसा है, दीर्घवृत्ताकार है, एलिप्टिकल ऑर्बिट, जैसा मैंने यहां पर बनाया गया। ठीक है, जैसा मैंने यहां पर, हम मानते हैं इसको। और पता है अगर ऐसा नहीं होता ना, अगर ऐसा नहीं होता ना मेरे प्यारे बच्चे, याद रखना, अगर ऐसा नहीं होता तो ना गर्मी होती, ना सर्दी होती, ना बारिश होती, हम जम जाते। मतलब अगर रास्ता गोल, पृथ्वी ठंडा ग्रह है यार, पृथ्वी बहुत ठंडा ग्रह है। आप मानिए कि दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध पर सूर्य की किरणें कम जाती हैं, तो वहां पर बर्फ बन जाती है ना, और
पृथ्वी के झुकाव के कारण ही, इसी गति के कारण ही पृथ्वी पर मौसम बदलते हैं, गर्मी, सर्दी, बारिश, इन सबका कारण क्या है? तो इन सबका कारण भी यही है। ठीक है, तो प्रथम नियम कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, जिसके सूर्य जो होता है ना फोकस पर होता है। ठीक है ना, हर एक ग्रह का रास्ता ऐसा बोला गया, क्योंकि इस नियम से हमें रास्ता पता चल रहा है, क्योंकि इस नियम से हमें ऑर्बिट पता चल रहा है, क्योंकि इस नियम से हमें गहराई पता चल रही है। इसी कारण से इसे कहा जाता है कक्षा का नियम। ठीक है, इसी वजह से इसे कक्षा का नियम भी कहा जाता है। पहला नियम बहुत आसान है। ठीक है, दूसरा नियम थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा नियम कहता है, ठीक है, पहले मेरे तरीके को समझना। मान लीजिए ये रहा सूर्य, ठीक है, इस सूर्य के चारों ओर ये रहा किसी भी ग्रह का रास्ता, है ना, सूर्य के चारों ओर ये रहा किसी भी ग्रह का रास्ता। अब देखिए यहां से आप मिला दीजिए इसे यहां पर, ठीक है, यहां से मिला दीजिए यहां पर। अब कोई ग्रह था, चलते 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 1 महीने में वो यहां आ गया। हम 1 महीने का समय कल्पना कर लेते हैं कि 1 महीने में यहां पर आया। ठीक है, अब देखिए कोई ग्रह चलते 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 1 महीने में यहां आ गया। आप इसे यहां से मिला दीजिए, आप इसे यहां से मिला दीजिए। तो ये कहता है, ये नियम कहता है कि कोई भी ग्रह जो होता है ना, समान समय में पृथ्वी से सूर्य को मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, उसके सापेक्ष समान क्षेत्रफल कवर करता है। मतलब आसान शब्दों में बताता हूं, यहां से गया भाई साहब, स्टार्ट यहां से हुआ, 1 महीने बाद यहां पहुंच गया, तो ये क्षेत्रफल, ठीक है, फिर यहां से गया और यहां पर चला गया, तो ये क्षेत्रफल क्या होगा? बराबर। इससे हमें एक बात भी पता चलती है कि जब पृथ्वी सूर्य के पास होती है ना, तो उसकी गति तेज होती है, और पृथ्वी जब सूर्य से दूर होती है ना, तो उसकी गति कम होती है। ये बात हमें पता चलती है। ठीक है, इसी नियम से, क्योंकि जब पास है ना तो उसकी गति ज्यादा होगी, तभी तो क्षेत्रफल ज्यादा कवर करेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो एरिया में जो समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है वह हमेशा नियतांक होता। एरिया मतलब क्षेत्रफल में जो समय के सापेक्ष परिवर्तन है वह इस स्थिति में नियतांक होता है। और ये कैप्लर का दूसरा नियम है। पहला नियम कक्षा का नियम है, जिससे हमें कक्षा पता चलती है, जिससे हमें ऑर्बिट पता चलता है। दूसरा नियम क्षेत्रफल का नियम है, जिससे हमें एरिया पता चलता है। ठीक है, और जो तीसरा नियम है ना मेरे बच्चे, ठीक है, और जो वो तीसरा नियम है ना, और जो थर्ड लॉ है ना, उस थर्ड लॉ से हमें समय के बारे में पता चलेगा। तो शेप बता दिया पहले नियम ने, दूसरे नियम ने बता दिया कि अब चाल कैसी होगी, तीसरा नियम बताएगा कि कितनी देर में, कितने समय में कोई भी ग्रह दूरी तय करता है। तो तीसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा नियम कहता है ना, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना। तीसरा नियम कहता है कि मान लीजिए ये पिंड एक चक्कर लगाने में जो समय लगाता है उसे कैपिटल टी बोला, ठीक है, जिसको परिक्रमण काल भी बोला जा सकता है। फिर से बोल रहा हूं, मान लीजिए ये पिंड एक चक्कर लगाने में जो समय पूरा कर रहा है ना, उसे हमने बोला टी, जिससे परिक्रमण काल भी बोला गया, अर्थात टी। ठीक है, अर्थात टी जो है ना, परिक्रमण काल का वर्ग जो होगा ना, समानुपाती होगा ये जो सूर्य से मिलने वाली ग्रह तक की लाइन है ना, उसके घन के। ठीक है, तो जो टी का स्क्वायर है, अर्थात परिक्रमण काल का जो वर्ग है, वो समानुपाती होगा सूर्य से उस ग्रह को मिलाने वाली लाइन के घन के समानुपाती। ठीक है, अब अगेन आप अच्छी तरह जानते हो कि जहां जहां हम समानुपाती, जहां जहां अनुक्रमानुपाती का प्रतीक हटाते हैं, जहां जहां प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, वहां कुछ ना कुछ नियतांक लगाते हैं। तो यहां भी नियतांक लगाएंगे, लगा दो के, ठीक है, लगा दो कि एक स्टेप मिस करने का अधिकार मेरे पास है, मैं वही कर रहा हूं। एक स्टेप मैंने उड़ा दी कि भाई नहीं, हम तो एक स्टेप उड़ा देंगे, टी प्रोपोर्शनल के क्यूब, टी प्रोपोर्शनल के क्यूब। मेरे बच्चे याद रखिएगा इन सभी बातों को। ठीक है, तो तृतीय नियम को आवर्तकाल भी कहा जाता है। ठीक है, इससे हमें कुछ बातें पता चलती हैं कि जो ग्रह सूर्य से जितना अधिक दूर होगा उतना अधिक उसका परिक्रमण काल भी होगा। ये मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जब पास है ना, जब पास है ना पृथ्वी सूर्य के, तो उसका परिक्रमण काल कम है, तो तेजी से चल रही है। लेकिन जब दूर जा रही है ना, तो उसका परिक्रमण काल, और जैसे ना परिक्रमण काल बढ़ गया। जैसे और ग्रह की बात करते हैं और प्लैनेट्स की बात करते हैं, कल्पना करिए कि आपके आसपास, ठीक है, हमारी पृथ्वी से दूर कोई ग्रह है, मतलब जो सूर्य से भी दूर है और हमसे भी दूर है। ठीक है, तो उसका परिक्रमण काल अब हम बता सकते हैं, क्योंकि वो सूर्य से दूर है। ठीक है, तो उसका परिक्रमण काल टी जो होगा समानुपाती होगा दूरी के वर्ग। तो जितना दूर ग्रह होगा ना, उतना अधिक समय में वो एक चक्कर पूरा करेगा। ठीक है, अब देखिए ये भी बताता है ना, ये भी बताता है कि परिक्रमण काल का मान क्या हो सकता है, इसलिए इसे परिक्रमण काल का नियम भी कहा जाता है। बेटा इन सभी बातों को याद रखिएगा। ठीक है, अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहां से पूरी चीजें चेंज हो जाती हैं। अब टॉपिक का नाम है प्रणोद। ठीक है ना,
प्रमोद नहीं, प्रणोद। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर प्रणोद की। तो प्रणोद होता क्या? ठीक है मेरे बच्चे, ध्यान से समझना, आसान सी चीजें हैं, इजी सी बातें हैं, कहीं से कहीं तक कोई घबराने वाली बातें नहीं है। प्रणोद को कहा जाता है थ्रस्ट, ट्रस्ट नहीं भैया, थ्रस्ट। ठीक है, और थ्रस्ट का मतलब क्या हुआ? बल। ठीक है, लेकिन ये बल सामान्य बल से थोड़ा सा अलग होता है। जब जब बल लंबतः लगता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रणोद। जब जब किसी वस्तु पर 90 डिग्री पर आप बल लगाओगे, ठीक है, जब भी किसी वस्तु पर 90 डिग्री अर्थात लंबतः, जैसे मेरे हाथ पर मैंने ऐसे बल लगाया, ये बल है, ऐसे लगाया बल है, ऐसे लगाया बल है, लेकिन जब मैं 90 डिग्री पर लगा रहा हूं ना, तो उसे कहा गया प्रणोद, है ना, क्योंकि प्रणोद एक प्रकार का बल है। तो कृपया कर मुझे चैट्स में आंसर देना कि इसका मात्रा क्या होगा। बस इतना सा, कृपया कर मुझे चैट्स में आंसर देना कि इसका मात्रा क्या होगा। तो वस्तु की सतह पर लंबतः कार्य करने वाले बल को प्रणोद कहा जाता है ना। जब भी वस्तु की सतह की बात करते हैं तो उस पर लंबतः कार्य जो जब भी, तो भाई बल ही है ये, इसमें कुछ नया नहीं है, ये बल ही है, और यहां पर लंबतः बल है। ठीक है ना, कैसा बल है? लंबतः बल है। तो याद रखिएगा इन सभी बातों को। ठीक है, अब देखिए, है ना, प्रणोद को हम दाब में कैसे परिवर्तित करते हैं? जब हम प्रणोद अर्थात बल को, लंबतः बल को जितने क्षेत्र पर वो आरोपित हो रहा है उस क्षेत्रफल से भाग दे देते हैं तो हमें पता चल जाता है प्रेशर अर्थात दाब। ठीक है, तो देखिए दाब बराबर, ठीक है, प्रणोद बटा क्षेत्रफल, दाब बराबर प्रणोद बटा क्षेत्रफल। याद रखिएगा ये सारी बातें बहुत आवश्यक हैं, ये सारी बातें बहुत जरूरी। दाब मतलब प्रेशर, प्रणोद मतलब फोर्स, और क्षेत्रफल मतलब एरिया। ठीक है, दाब मतलब प्रेशर, प्रणोद मतलब फोर्स, एरिया। ठीक है, अब देखिए प्रेशर जो है समानुपाती है बल के, अर्थात मतलब जो दाब है ना, अगर आप किसी वस्तु पर लगने वाले दाब का मान बढ़ाना चाहते हो तो आपको बल का मान अर्थात प्रणोद का मान बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रणोद बढ़ेगा तो बल का मान भी बढ़ेगा। और इसके अलावा, ठीक है, आप अगर चाहते हो कि दाब का मान बढ़ाना चाहते हैं तो हमको क्षेत्रफल को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। इसी कारण से आप देखना कि कभी भी कोई कील बनाई जाती है ना, तो उस कील का एक हिस्सा नुकीला रखा जाता है। कील का एक हिस्सा नुकीला रहेगा तो इसका क्षेत्रफल कम होगा, क्षेत्रफल कम होगा तो इसका दाब का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। छोटा सा दिमाग लगाना, है ना, बहुत साधारण सी बात है कि P इज इक्वल टू क्या होता है बच्चा? F बटा A। कृपया कर इसे अंग्रेजी में याद भी रखेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए बल मतलब फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स मतलब न्यूटन और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर भी होता है, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारी बातें पास्कल अंकल ने दी थी, तो इसी कारण से इसका मात्रक पास्कल के नाम पर भी रखा गया। तो यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर लग रहा हो तो इसका मात्रक क्या होगा? 1 पास्कल। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चा? 1 पास्कल। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन बटा 1 मीटर स्क्वायर। याद रखना इन सभी बातों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर तरल में दाब की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चा? जब भी किसी वस्तु को किसी तरल में डुबाया जाता है, ठीक है, जब भी किसी वस्तु को किसी तरल में डुबाया जाता है, उदाहरण के लिए आप मुझे पानी के अंदर डुबा दोगे ना, तो पानी मेरे पूरे सरफेस एरिया पर, पानी मेरे पूरे क्षेत्रफल पर दाब आरोपित करेगा। ठीक है, ये सच है। और ये जो दाब होगा ना वो बराबर होगा। कल्पना करिए कि मैं हाथ को पानी के अंदर डाल देता हूं, तो ये जो पानी है ना, पानी मेरे हाथ पर चारों तरफ से दाब आरोपित करेगा। पानी मेरे हाथ पर चारों तरफ से क्या करेगा? दाब आरोपित करेगा। तो बच्चा किसी द्रव्य के भीतर जब किसी वस्तु को डुबाया जाता है, ठीक है, और अगर नहीं भी डुबाओगे ना तो द्रव्य जिस बर्तन में रखा है उस बर्तन के चारों ओर भी दाब आरोपित करेगा। ठीक है, तो जब किसी वस्तु को द्रव्य में डुबाया जाता है या फिर नहीं भी डुबाओगे तो भी हमारे जो दाब का मान है ना वो प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है। लेकिन इसकी एक स्थिति है कि यहां पर क्या कहते हैं? द्रव्य साम्यावस्था में होना चाहिए, द्रव्य पर कुल बलों का मान क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चा, इन सभी बातों को याद रखेंगे, इनके बिना काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब उत्प्लावकता क्या होता है? उत्प्लावकता और आर्किमिडीज का नियम आखिरी टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का। जब भी आप कभी करके देखना, आपने कभी देखा होगा, भगवान ना करे आप देखो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पानी के अंदर डूबता है तो वो अचानक से नहीं डूब जाता, पहले पानी में जाता है,
फिर बाहर आता है बचाओ, फिर पानी में जाता है, फिर बाहर आता है बचाओ, फिर पानी में जाता है, फिर बाहर आता है बचाओ। तो जब भी किसी वस्तु को द्रव्य के अंदर डुबाया जाता है तो द्रव्य, द्रव्य क्या, अब यहां पर तरल की भी बोल दो, तरल मतलब अगर आप द्रव्य और गैस दोनों की बात करोगे तो वो उसे ऊपर फेंकने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे मेरा हाथ डूब रहा है तो ये एक बल है जो इसे ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, जो इसे ऊपर मतलब बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है उससे ही उत्प्लावक बल कहा जाता है और इस घटना को उत्प्लावकता कहा जाता है। आप कभी करके देखना, किसी वस्तु को आप पानी के अंदर डुबाओगे ना तो पानी कहेगा चलो बाहर जाओ, कहेगा नहीं, मतलब बल आरोपित करेगा चलो बाहर जाओ। तो इस बल को बायोएंट फोर्स कहा जाता है, उत्प्लावक बल कहा जाता है। तो देखिए, जब भी तरल में किसी वस्तु को डुबाया जाता है तो वह वस्तु ऊपर की ओर एक बल आरोपित करता है जिसे उत्प्लावक बल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इस बल को जरूर उत्प्लावक बल कहा जाता है और इस घटना को उत्प्लावकता कहा जाता है। ठीक है, आप किसी भी वस्तु को पानी के अंदर डुबा के देखना, पानी जरूर उसे ऊपर की ओर, पानी क्या है कि हम आसानी से समझ पाते हैं पानी से जुड़ी हुई बातें, इसलिए बार बार मैं पानी शब्द का उपयोग कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि ये बल है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है बच्चा, बल है, तो उसका मात्रक भी पता ही है आपको क्या होने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अब देखिए याद रखना है ना बेटा, यहां पर तीन स्थितियां हैं, एक स्थिति ये मान लेते हैं, एक स्थिति ये मान लेते हैं, एक स्थिति ये मान लेते हैं। इन तीनों स्थितियों में एक वस्तु है जो आधी डूबी है आधी रही, एक वस्तु है जो तैर रही है और एक वस्तु है जो डूब गई है। ठीक है, अब देखो वस्तु को डुबाना कौन चाहता है, तो वो है उसका भार। यदि भार कहां लग रहा है, नीचे की ओर, ठीक है, वेट है ना, और ऊपर की ओर क्या लग रहा है, उत्प्लावक बल है ना। कौन सा बल, उत्प्लावक बल। बायोएंट फोर्स कहने के कारण मैं इसे एफ भी कह रहा हूं। यदि भार का मान ज्यादा होगा बायोएंट फोर्स अर्थात उत्प्लावक बल की तुलना में तो वस्तु डूब जाएगी। यदि भार अधिक है उत्प्लावक बल की तुलना में तो वस्तु डूब जाएगी। और यदि, ठीक है, यदि उत्प्लावक बल मतलब जो ऊपर की ओर ले जाने वाला है और यह भार है जो नीचे की ओर ले जाने वाला है, यदि उत्प्लावक बल का मान ज्यादा है भार की तुलना में तो वस्तु ऊपर ही तैरती रहेगी। और एक स्थिति ऐसी आती है, जैसे आपने देखा होगा पानी में हम बर्फ डुबाते हैं, है ना, जब हम पानी में बर्फ डुबाते हैं ना वो डूबता है ना वो तैरता है, बीच में लटका रहता है। तो इस स्थिति में क्या होता है बच्चा, जो उत्प्लावक बल होता है ना वो बराबर हो जाता है, माफ करना मैंने यहां पर एफ भी लिख दिया, ठीक है, ये जो वेट है ना वो बराबर हो जाता है उत्प्लावक बल के। तो बल जो होता है उत्प्लावक बल के बराबर होता है तो वस्तु आंशिक रूप से डूबती है और आंशिक रूप से तैरती रहती है। आखिरी टॉपिक है बच्चा हमारा, नहीं अभी घनत्व भी है। ठीक है, अब देखो घनत्व का सूत्र आपको याद रखना बहुत आवश्यक है। घनत्व बराबर, ठीक है, घनत्व बराबर याद रखना हमेशा 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 द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, घनत्व का सूत्र जीवन भर याद रखेंगे, द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है मेरे बच्चे, तो घनत्व इज इक्वल टू केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चे, हमेशा याद रखना, जिंदगी भर जीवन भर ये सूत्र अब आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। अगला है आपेक्षिक घनत्व। जब भी किसी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व की तुलना में निकाला जाता है तो इसे कहा जाता है आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, पानी का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर 1000 पर होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो जब भी हम किसी वस्तु का आपेक्षिक घनत्व निकालना चाहते हैं ना, ऐसा ही पद्धति में 1000 से भाग दे दो, आपका आपेक्षिक घनत्व निकल जाएगा। लेकिन इसको घनत्व मिल जाना चाहिए, घनत्व को 1000 से भाग दे दो तो आपका मान निकल जाएगा। और अगर आप सीजीएस पद्धति में घनत्व निकालना चाहते हो, जो सीजीएस पद्धति में घनत्व होगा ना वही वस्तु का आपेक्षिक घनत्व होगा। याद रखना यह एक मात्रक विहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है ना, क्योंकि ये दो समान घनत्व का अनुपात है और जब घनत्व बटे घनत्व की बात कर रहे हैं तो यह मात्रक विहीन राशि हो जाती है। ठीक है, आखिरी टॉपिक उत्प्लावक बल से संबंधित है, जैसे कहा जाता है आर्किमिडीज का नियम। ठीक है ना, जैसे क्या कहा जाता है बच्चा, आर्किमिडीज का नियम। बच्चा देखिए 1 मिनट लिखा हुआ है मेरे पास, चलिए अब देखिए बच्चा आर्किमिडीज का नियम क्या है। जब भी किसी वस्तु को किसी तरल में डुबाया जाता है, ठीक है, मैं अपने शब्दों को दोहरा रहा हूं, जब भी किसी वस्तु को तरल में डुबाया जाता है
तरल में डुबाने के कारण उस वस्तु के भार में कुछ कमी होती है, ठीक है ना, उस वस्तु के भार में कुछ कमी होती है। चाहे आप उसे पूर्णतः डुबा दो, चाहे उसे आंशिक रूप में डुबा दो, यदि किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी होती है, और उसके भार में जो आभासी कमी होती है वो हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। और यही है हमारा आर्किमिडीज का नियम, यही है हमारा आर्किमिडीज का लॉ। तो इसी के साथ आज का ये प्यारी सी क्लास यहीं समाप्त होती है। आर्किमिडीज का नियम एक बार और दोहरा रहा हूं कि यदि किसी वस्तु को पूर्णतः या आंशिक रूप से किसी तरल में डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी होती है, और ये भार में कमी बराबर होती है उस विस्थापित तरल के भार के बराबर। और इसी आर्किमिडीज के नियम के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे अपन एक और चैप्टर कार्य, ऊर्जा व शक्ति के साथ। नोट्स के लिए यहां पर एक लिंक लग जाएगा, ठीक है, कमेंट में आप जाएंगे, पिन कमेंट में जाइए। दृष्टि का आपको क्या कहते हैं, तो फ्री है, कोई पेड वेट करने नहीं है। यूट्यूब पर आप क्लासेस देख रहे हो, लेकिन आपको वहां पर लिंक लग जाएगा, आप वहां पर जाइए, वहां पर आपको इस लेक्चर के पूरे नोट्स जितना मैंने पढ़ाया है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास यही समाप्त होती है। मिलते हैं अपन दोबारा, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय, बाय बाय एंड बाय।